पहले पोजीशन वाला पहले बोलता है, ऐसा आप कोई कभी भी दे सर, परिपाटी है। ऐसा कोई नियम नहीं है। कहाँ पे नियम मैंने है नाम ऐसा? पुकार लिया है राजू। आपका भी नंबर। माननीय अध्यक्ष जी, हर एक दिन, कल एक दिन वो बोलता है आज मैंने पुकार लिया, कल आप में से बुलाएंगे। परिपाटी तो बोलने के लिए तो बोलते हो। क्या कराओगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और मेरी पार्टी का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे प्रदेश की जन कल्याणकारी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 के ऊपर बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय सभापति महोदय, ये बजट उस परिस्थिति के अंदर राजस्थान के आवाम के पास में, राजस्थान की जनता के पास में, राजस्थान के गांव गरीब किसान के पास में गया कि जिस समय एक पार्टी ने राजस्थान को खोखला करके छोड़ा। अध्यक्ष जी, ये सदन एक प्रतीक के समान चलता है, जो ठहरता है पुनः चलते हुए अपनी यात्रा को पूरी करता है। माननीय सभापति, आप साक्षी हैं, बहुत बार इस सदन के अंदर चलते चलते सदन उलझ भी जाता है, कई बार उलझ के ठहर भी जाता है, फिर नवाचार होते हैं, यह पुनः चलता है, क्योंकि बहुत आंतरिक ताकत है इस सदन के अंदर, और बहुत आंतरिक ताकत है इस सदन के अंदर उस गांव गरीब किसान की। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरीके से इस सदन के अंदर चलते हुए इस सदन ने आज ही नहीं अपितु जब से इस सदन की प्रक्रिया हुई प्रदेश के अंदर, और जब से लेके अब तक सदन चला, उन्होंने समय समय के ऊपर अपनी बहुत सारी यात्राएं पूरी की। माननीय सभापति महोदय, उन यात्राओं के अंदर सामाजिक चिंतन भी रहा, उन यात्राओं के अंदर राजनीतिक चिंतन भी रहा, और उन यात्राओं के अंदर आर्थिक चिंतन भी रहा। इन तमाम चिंतन यात्राओं के परिणाम हमें स्पष्ट दिखते हैं, जो दूर दराज तक जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एक समय था जब सदन के अंदर लोग आते थे, मगर सामाजिक चिंतन की धारा ने इतनी चेतना इस सदन के माध्यम से पैदा कर दी कि इस सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष, किसी भी दल की बात करूं मैं, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के इस सदन के अंदर सामाजिक चेतना के बाद में उपेक्षित, पिछड़े, गांव, गरीब, वंचित एक भाव जगाया, और उनकी आवाज आई कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, हमें राज्य के अंदर भागीदारी चाहिए। और उसी चिंतन धारा का परिणाम है अध्यक्ष जी कि आज 50% लोग पक्ष और विपक्ष के अंदर किसान और युवा बैठे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस आर्थिक चिंतन की चिंता की, जिन्होंने गांव गरीब किसान के लिए योजनाएं बनाई, जिन्होंने गरीब के आंसू पोंछने का काम किया, और आज राजस्थान के हर वर्ग के अंदर उन लोगों की आत्मा बसती है। इस सदन के अंदर देखेंगे कि इस चिंतन को जिस तरीके से, और आप देखने के बाद में इस सदन के अंदर एक के बाद में एक, आज सदन जिन परिस्थितियों के अंदर चालू हुआ, इसके अंदर इतने नवाचार हो गए माननीय सभापति महोदय कि आज इस सदन के अंदर रामायण की चौपाइयां पढ़ के भी
अपना बजट या राज्यपाल अभिभाषण स्टार्ट होता है या संस्कृत की चौपाइयां पढ़ के भी अपनी बात रखते हैं। इस सदन के अंदर किसानों की भी चर्चा होती है और युवाओं के भविष्य की भी बात होती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं राजनीतिक चिंतन की बात करूं, इस सदन के अंदर राजनीतिक चिंतन से अब तक हीरालाल शास्त्री से लेके वर्तमान के अंदर आदरणीय भजनलाल जी जैसे मुख्यमंत्री सदन से निकले माननीय सभापति महोदय, और इस सदन ने राज्यपाल, उपराष्ट्रपति जैसे पदों के ऊपर हमारे सदस्यों को पहुंचाने का काम किया है माननीय अध्यक्ष महोदय। इसलिए इस सदन की एक एक मिनट कीमती है, इस सदन का एक एक भाव कीमती है, इस सदन की एक एक बात गांव गरीब किसान की चिंता के लिए है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज आपके मार्गदर्शन के अंदर माननीय सभापति बहुत सारे नवाचार हुए और उन नवाचारों के अंदर जिस तरीके से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आदरणीय दिया कुमारी जी ने अपने बजट भाषण के अंदर अपनी बात जब यहां पे रखी, मेरे को कभी कभी दुख होता है। एक तरफ प्रदेश के ऐसे ऊर्जावान संवेदनशील मुख्यमंत्री जो जब तक बजट चला अपनी कुर्सी से उठ के नहीं गए माननीय सभापति महोदय, और दूसरी तरफ विपक्ष के एक नेता जो कभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को टोकते रहे, अगर वो व्यंग्यात्मक तरीके से उनको जवाब देने की कोशिश कर रही थी तो इन्होंने कहा कि ये बजट है, भाषण नहीं है, और वो पढ़ रही थी तो इन्होंने कहा कि इसको टेबल करा दीजिए। क्यों आपने अपने टाइम में कितनी बार बजट को टेबल कराया? आप बता दीजिए मेरे को। आपकी जैसे हमारी वित्त मंत्री ने नहीं किया कि बजट कौन से ईयर का था और पढ़ दिया कौन से ईयर का इस सदन के अंदर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं विपक्ष के साथियों को कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का भाव सबको साथ लेके चलने का है, और इन पंक्तियों के साथ में मैं मुख्यमंत्री जी के लिए कहना चाहता हूं, नया प्रदेश है, नया दौर है, नई है विकास की उमंग, राजस्थान रच रहा है एक सुनहरा प्रसंग। उजाला आके अंधेरों से जो टकराया है, जिसे देख अब तो विपक्ष भी घबराया है। इस मोड़ पर घबरा के ना थम जाइए आप, अब वो बात नहीं, इसे अपनाइए आप। क्यों डरते हैं नई राह पे चलने से आप? हम आगे आगे चलते हैं, साथ तो आइए आप। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, क्योंकि अब आपको हमारे ही साथ चलना है, ये गांठ बांध ले आप। आने वाले समय के अंदर जो हसीन सपने आप मुंगेरी लाल जी के देखते हो ना, वो कभी पूरे होने वाले नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के कुशल नेतृत्व के अंदर विगत 2 वर्षों में ऐतिहासिक कार्य राम राज्य के संकल्प को साकार करते हुए 2 साल बनाम 5 साल हवा में बात नहीं की, और उन्होंने विपक्ष के चैलेंज को भी स्वीकारा। और माननीय सभापति महोदय, विपक्ष के चैलेंज को उस परिस्थितियों के अंदर स्वीकारा जब विपक्ष राज्यपाल अभिभाषण के ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलने से रोकने की पूरी ताकत लगा दी। बेल के अंदर आके क्या क्या विपक्ष ने मुख्यमंत्री जी के लिए नहीं कहा, क्या क्या उनको रोकने के लिए नहीं किया, मगर ये राजस्थान के 36 कौम की आवाज थी। मुख्यमंत्री की आवाज को विपक्ष दबा नहीं पाया, और 3 घंटे तक एक किसान का बेटा इस राजस्थान की विधानसभा के अंदर किए गए नवाचारों को तथ्यात्मक तरीके से, मजबूती से, वादों के साथ, इरादों के साथ इस सदन के अंदर रख गया। बहुत बढ़िया। माननीय अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, प्रदेश सरकार विकसित राजस्थान के संकल्प को लेकर कृत संकल्पित है। जो इस राजस्थान के आम आवाम ने देखा, राजस्थान की 36 कौम ने देखा,
उस विजन को ऐसा नहीं कि राजस्थान की इस सदन की चार दीवारी के अंदर रखा गया, उस विजन को प्रदेश की 8 करोड़ जनता तक पहुंचाने का काम किया। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदेश के सरकार ने अपने तीनों बजटों के अंदर देखने को मिला। माननीय सभापति महोदय, हमारी वित्त मंत्री ने जिस तरीके से बजट यहां पे पेश किया, उस पूरे बजट के अंदर आप कहते थे, पहले बजट के अंदर आपने कहा, यहां पे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, अर्थशास्त्री बैठे हैं, पता नहीं कहां से आंकड़े लेके आते हैं, मैं उन आंकड़ों के ऊपर भी आऊंगा और एक एक बात आप लोगों को बताऊंगा। मगर मैं इतना कह सकता हूं कि हमारा पहला बजट भी राजस्थान के मार्गदर्शन के लिए सशक्त रास्ते को मजबूत करने वाला था। दूसरे बजट के अंदर भी विजन था और जो तीसरा बजट आया, ये 2047 के विजन को देखते हुए राजस्थान के अंदर आया है। इस बात को भी आप लोगों को देखना चाहिए। राजस्थान ने अतीत की बात की और भविष्य का मार्गदर्शन भी तय किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये भजनलाल सरकार है, ठहरा हुआ पानी नहीं है। कांग्रेस का विनाश। इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस शासन के अंदर जगह जगह जो बातें आप लोगों ने कही, जो वादे आप लोगों ने किए, हर तरीके से चारों दिशाओं के अंदर किस तरीके से मुख्यमंत्री बन गए, वो आगे मैं इस बात का भी जिक्र करूंगा माननीय सभापति महोदय। मगर मैं इतना कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये वक्त है, ये कभी थमता नहीं है। ये बालू मिट्टी आप हाथ के अंदर, मुट्ठी के अंदर इसको रखोगे ना, तो ये फिसल के चली जाएगी। आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं, वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है, वक्त ही सब कुछ सिखाता है। वक्त की कीमत जो पहचान ले वही मंजिल को पाता है। खो देता है वक्त को जो जीवन भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट के नहीं आता है। अब कांग्रेस को गुजरा हुआ वक्त याद आता है कि 2 साल के अंदर ही भजनलाल जी ने ऐसा क्या कर दिया कि राजस्थान के अंदर चारों तरफ उपचुनाव की बात आए, राजस्थान के अंदर विकास की बात आए, राजस्थान के अंदर विजन की बात आए। आप लोग कहते थे जब 5-6 महीने हुए सरकार को, ये तो गए, तीसरा बजट पेश कर दिया और आते आते 2 और कर देंगे और आने वाले 20 साल तक बजट पेश करते रहेंगे। इस बात को भी आप सोच लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब कांग्रेस को सपने आते हैं कि हम अगर सचिवालय के अंदर सोना नहीं छिपाते, हम पेपर लीक में युवाओं को बचा लेते, हम होटलों के अंदर ऐशो आराम नहीं करते, हम महिला अत्याचार में प्रदेश को 1 नंबर पर बचा लेते, हम दलितों को अत्याचार से बचा लेते, हम किसानों के साथ में धोखा नहीं करते, हम 1 से लेके 10 तक गिनती नहीं बोलते, तो शायद आज वक्त हमारा होता। मगर आपको पता है, एक बार जाने के बाद में समय वापस थोड़ी आता है। माननीय सभापति महोदय, विगत सरकार ने एक वर्चस्व की लड़ाई के अंदर नियम, कानून, कायदे, मर्यादा, प्रदेश की छवि, प्रदेश की बात, सबको ताक के अंदर, मैं आपके ऊपर भी आऊंगा श्रवण कुमार जी, अभी रुक जाओ, आप थोड़ा रुको। केवल और केवल अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए ये कहते हैं। मैं डिबेट सुनता हूं, कभी मीडिया की, कभी डिबेट के अंदर सामने भी जाना पड़ता है। ये कहते हैं कि प्रदेश की भजनलाल सरकार ने अपने संकल्प नीतिगत दस्तावेज की स्वीकृति देके 72% संकल्पों को मात्र 2 वर्ष की अवधि में पूरा करने का काम किया। आप ही कहते हो, हम भी दावे के साथ में कहते हैं, चैलेंज को स्वीकार करने की ताकत रखते हैं। और जो आप कहते हो कि इसके ऊपर सदन के अंदर टाइम दिला दो, हमारा मुख्यमंत्री इतना मजबूत है कि चैलेंज को स्वीकार करते हुए इसी सदन के अंदर
कांग्रेस के चैलेंज को भी स्वीकार करता है और हंसते हंसते कहता है कि जब चाहो, जिस जगह चाहो उस जगह के अंदर आ जाना, हमारे 2 साल और आपके 5 साल इसके ऊपर भारी है। इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी, सरवण जी, प्रदेश की भाजपा सरकार ने माननीय सदस्य, जनहित को प्राथमिकता देते हुए मैं आपके ऊपर आऊंगा, माननीय सदस्य, मैं आपके ऊपर भी आऊंगा। अभी एक बार आप बैठ जाइए, क्योंकि आज मैं जिनके लिए सामान लेके आया था वो तो पूरी गैलरी खाली है। आपका नंबर एक आदमी आपके पास में है नहीं, नेता आपके पास में है नहीं, और सुशासन की बात करते हो आप, पता नहीं कहां गायब हो गए। इसीलिए माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की भाजपा सरकार ने जनहित को प्राथमिकता देते हुए बजट प्रस्तुत किया और वित्त मंत्री जी हमारी यहाँ पे बैठी है। 2024-25 के अंदर राजस्व हुए 2,94,557 करोड़ 43 लाख रुपए अनुमानित। हम भी अनुमानित ही बता रहे हैं, आप पता नहीं कहां से आंकड़े लेके आते हो। आपके कोई अर्थशास्त्री अलग ही विमान के अंदर बैठ के आते हैं, ये मेरे को अब तक भी नहीं पता। मगर ये आपकी बात आप करिए, आपका समय है जब आप बोलना। मगर मैं इतना कह सकता हूं कि 2025-26 के अंदर 3,18,516 करोड़ 26 लाख रुपए अनुमानित, और 2026-27 लेटेस्ट 3,50,054 करोड़ 7 लाख रुपए अनुमानित। विगित दोनों बजट की घोषणाएं 90% स्वीकृतियां जारी, दूसरे के अंदर 79% घोषणाओं का कार्य पूर्ण या प्रगति के ऊपर, और इस बजट के अंदर लगभग 7% अधिक बजट देने का प्रावधान माननीय वित्त मंत्री जी ने रखा है। अब आप कहते हो 2024 के अंदर घोषणा 1277, हम कहते हैं कि हमने पूरी की 1188, और जो बची हुई है वो क्रियान्वयन अभी उनकी जारी है। मैं मानता हूं कि जब गांव गरीब किसान के लिए योजनाएं बनती है, बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज उसके अंदर आते हैं। माननीय सभापति महोदय, कभी जमीन नहीं मिलती है, कभी कोई दिक्कत आती है, उसमें 1-2% हो सकती है। 25-26 की मैं बात करूं, हमने 1441 घोषणाएं पूरी की और 1246 घोषणाएं हमारी प्रोसेस के अंदर है। और आप कहते हो, मैं इनका एक समाचार पत्रों के माध्यम से, मेरे पास एक न्यूज़पेपर की कटिंग है माननीय सभापति महोदय, और वो अभी मैं आपको एक बार बताऊंगा। ये एक न्यूज़पेपर के माध्यम से, सरवण जी मेरी बात, अरे बिराजो, सरवण जी बिराजिए, अरे मेरी बात सुनो। सरवण जी, मैं पहले आपका इलाज कर देता हूं। आपने मुख्यमंत्री जी को फोन के ऊपर क्या किया था? आप तो कलयुग के अवतारी हो। अरे आप बैठिए तो सही। यही सरवण जी राजस्थान के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को फोन के ऊपर बधाई देते हैं और उस पोस्ट को सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं कि साहब आप तो कलयुग के भगवान हो। ऐसा मुख्यमंत्री तो हमने कभी देखा ही नहीं है। आपने तो किया, हमने थोड़ी किया, ये आपने किया। इसीलिए मेरी आपको बड़ी तकलीफ है, आपको बड़ी पीड़ा है। हर तरीके, हर बात के अंदर आपने बोला अगर आप कहोगे तो पेन ड्राइव उपलब्ध करा दूंगा। मैं पूरे तथ्यों के साथ में बात करता हूं। मैं इनके लिए ही बोल रहा हूं, इन्होंने ही बात कही। अरे मुख्यमंत्री जी की बात आती है तो आपकी दिक्कत क्या है? सरवण जी आपकी प्रशंसा हो रही है, बिराजो आपकी प्रशंसा ही कर रहे हैं। देखिए, अगर आप बीच के अंदर मेरे भाषण के अंदर डिस्टर्ब करोगे तो फिर आपको पता है क्या होगा। मैं मना कर रहा हूं क्या? मैं मना कर रहा हूं क्या? अब मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई योजनाओं का आपके पेट के अंदर दर्द क्यों हो रहा है? मैं तो ये कहना चाह रहा हूं। सम्मान तो पूरा प्रदेश कर रहा है, मुख्यमंत्री जी बीजेपी के नहीं है, 8 करोड़ जनता के हैं। इस बात को भी आपको मानना चाहिए। विपक्ष के नेता का एक न्यूज़पेपर के माध्यम से मेरे को एक पत्र देखा मैंने, 2700
18 बजट घोषणाओं के अंदर 754 पूरी। अब ये पता नहीं कहां से ये लेके आते हैं, कहां से इनके पास में आंकड़े हैं। खैर ठीक है, वो तो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि 2 साल बनाओ 5 साल, उसमें पुदीना सामने आ जाएगा किसका क्या है। माननीय सभापति महोदय, नियंत्रण महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 के अनुसार 31 मार्च 2019 में राज्य के ऊपर 3,11,376 करोड़ रुपए का ऋण भार था एवं प्रति व्यक्ति ऋण भार 40,300 रुपए था। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार इनके द्वारा की गई सैकड़ों बजट घोषणाएं अधूरी रही, जगह जगह पत्थर लगा दिए, कोई पूछने वाला था नहीं। अब ले दे के मेरे को लगता है 3-4 ही बचे। वर्ष 2019-20 में कुल व्यय अनुमान 232 लाख करोड़ था, जो बजट 2024 में बढ़कर 3,90,000 करोड़ हो गया। और सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार विगत सरकार राजकोषीय घाटे को सीमा में नहीं रख पाई और जीएसडीपी राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 4.36% तक पहुंच गया, जो वर्तमान के अंदर 3.69% रहना अनुमानित है। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की अस्थिर सरकार की बंदरबाट ने अपने चेतों को खुश करने के लिए आमजन के लिए विरोधी नीतियां बनाई और प्रदेश पर 31 मार्च 2024 आपके समय जो ऑडिट रिपोर्ट है, मैं तथ्यों के साथ में आंकड़ों के साथ में आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, वो 5,79,781 करोड़ रुपए का ऋण छोड़ के गए 2018 के अंदर। माननीय प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने छोड़ा था और जिसमें प्रति व्यक्ति ऋण भार 40,300 रुपए से बढ़कर 70,80,000 रुपए हो गए। और ये लोग आरोप लगाते हैं भाजपा के ऊपर, आपने ये कर दिया, आपने इतना ऋण ले लिया, आप कहां से चुकाओगे, कहां से पैसा लेके आओगे, आपको क्या चिंता है? आप तो देखे जाओ आगे आगे क्या होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहूंगा कि आपने जो आंकड़ों का खेल पूरे राजस्थान के अंदर किया, शायद अब तक किसी ने नहीं किया। आंकड़ों की गणित शायद कोई नई नहीं है, कौन अर्थशास्त्री आपका तैयार करता है और उस रिपोर्ट में असत्य बोल के सदन के सामने रखते हो, सदन को गुमराह करते हो, राजस्थान की जनता को गुमराह करते हो। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आंकड़े रखो मगर उनमें सत्यता होनी चाहिए, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि सिर्फ गुलाब देने से मोहब्बत नहीं होती। माननीय सभापति महोदय, अगर गुलाब देने से ही मोहब्बत हुआ करती तो माली पूरे शहर का महबूब होता। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, विपक्ष को विकास से मतलब नहीं है और न कभी इनकी विकास संबंधी कभी ऐसी बात रही। इनको केवल असत्य बोल के अपनी बात रखने की आदत पड़ गई। अब देखो सभापति महोदय, इन्होंने कहा शुरुआत के अंदर, अब मैं बोलूंगा तो क्योंकि बोलना तो पड़ेगा, आप कहोगे कि वो तथ्य नहीं आए। हमने तो नहीं कहा, हमने तो शुरुआत में भी कहा था कि ये विजन की सरकार है, मगर इन्होंने कहा कि ये पर्ची की सरकार। जब भी मैंने इनको समझाया था कि ये विजन, विकास, जुनून, गांव, गरीब, 36 कौम की सरकार है, फिर इन्होंने कहा ये सरकार तो सर्कस है। इनके अध्यक्ष महोदय ने कहा, तब भी मैंने इनको जवाब दिया था कि सर्कस तो पूरे राजस्थान के अंदर आपने किया। फिर इन्होंने कहा कि ये तो टाइम पास सरकार है, तब भी मैंने आपको जवाब दिया था कि ये तो होटलों के अंदर टाइम पास, तो आपने कहा। अब नेता प्रतिपक्ष ने एक अपने राज्यपाल के अभिभाषण के अंदर एक नई बात बोली है। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष डीजीपी गया, सीएस गया, एसीएस गया, सीएम नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपने तय नहीं किया। ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने सुशासन का बटन दबाया। 115 विधायकों की सहमति से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी बने हैं। इसमें कांग्रेस की देन नहीं है। और आपके इतना घमंड आ गया कि ये आपका लास्ट, आप बोल रहे हो, आपको इतना घमंड आ गया
कि ये तो कांग्रेस, ये तो मुख्यमंत्री जी आपका लास्ट अभिभाषण है, तो ज्यादा गुमान करने की आवश्यकता नहीं है। नीली छतरी वाले के पास में पूरा हिसाब है, वो जब करता है ना तो ब्याज सहित लौटाता है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब लोकतंत्र के अंदर जनता माई बाप होती है और माननीय सभापति महोदय, भजनलाल सरकार अनुशासन शालीनता से जुड़े हुए प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपनी दृढ़ निष्ठा के साथ में, अपने मजबूत विजन के साथ में इस राजस्थान को सजाने और संवारने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, सरकार द्वारा 2026-27 के अंदर राजस्थान का प्रत्येक वर्ग इस बजट से उत्साहित है। 264 बिंदुओं का बजट 2 घंटे 55 मिनट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने रखा। सरकार के सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए 3,800 करोड़ रुपए का प्रावधान, नारी शक्ति को उद्यम प्रोत्साहन योजना अंतर्गत ऋण सीमा को बढ़ाकर 50 लाख 1 करोड़ कर दिए। आमजन की चिंता करते हुए अस्पतालों में विश्राम निर्माण हेतु 500 करोड़ का प्रावधान किया। पहला ऐसा प्रदेश का मुख्यमंत्री है जिन्होंने, जो लोग हॉस्पिटलों के अंदर आते हैं और उनको चिंता रहती है कि ये कहां पे ठहरेगा, क्या करेगा, उनके लिए 500 करोड़ का प्रावधान दिया। कृषि बजट के अंदर 7.50% की बढ़ोतरी, बजट के अंदर 2.50 लाख किसानों को निःशुल्क बिजली का प्रावधान, 50,000 किसानों को तारबंदी पर अनुमानित प्रस्तावित कृषि उपकरणों पर 160 करोड़ का अनुदान, जयपुर की जनता को राहत प्रदान करने के लिए ड्रेनेज सुधार में 500 करोड़ रुपए, किसानों को गेहूं पे 150 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस, युवाओं को मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक का बिना ब्याज ऋण, ऊर्जा क्षेत्र में 129 GSS, राज्य के सभी स्कूलों के अंदर टॉयलेट बनाए जाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सचिवालय के अंदर बैठ के गांव गरीब किसान की चिंता करते हुए बजट तैयार किया। मुख्यमंत्री जी सचिवालय के अंदर जब पूरी तैयारी के साथ में निकलते हैं, आंकड़ों के साथ में निकलते हैं, कोई उनकी फोटो वायरल होती है तो विपक्ष वाले ये कहते हैं कि साहब ऐसा क्या कर दिया। अब आपके पास तो ऐसी फोटो मिलेगी नहीं, क्योंकि आप 5 साल जाते थे, कहां जाते थे, क्या करने जाते थे, कभी सचिवालय से आप लोग निकले नहीं। इसीलिए मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि विपक्ष बार बार विलाप करता है। आपने किसान निधि की भी बात की, किसान निधि की बात आप लोगों के सामने आ गई और हमने तो हंसते हंसते मजबूत विजन के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सभापति महोदय, इनके चैलेंज को स्वीकारा। हमने कभी ये नहीं कहा कि भजनलाल जी के नेतृत्व के अंदर भाजपा की सरकार बनते ही हम किसानों को 12,000 दे देंगे। हमने ये कहा कि 6,000 तो हमारी केंद्र सरकार दे रही है, इसको बढ़ा के हम 12,000 करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9,000 किया है। अभी हमारे 3 साल है, हम इसको 12,000 भी करेंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार का वचन ही शासन है और भजनलाल सरकार जो कहती है वो करती है। प्रदेश के किसानों को 2,700 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए, 41 लाख से अधिक को प्रतिवर्ष 3,000 रुपए दिए जा रहे हैं। 6,000 9,000 वाली बात मैंने आप लोगों के सामने की है। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन के अंदर आज कई प्रदेशों के अंदर एनडीए की सरकार चल रही है। मैं आपके माध्यम से विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप लोग अब ये स्थिति हो गई, मैं तो बोलूंगा ही, मेरा काम है, मगर आप नक्शे को उठा के देख लेना, कहीं पे कांग्रेस की चिड़िया दिखती है क्या? सिमट गए ना। कोई जमाने के अंदर पंचायत से लेके लोकसभा तक राज करते थे और आप कहते थे कि हम, ये कांग्रेस कहती थी माननीय सभापति महोदय कि ये कांग्रेस पार्टी है, हम किसी कुत्ते के गले के अंदर पट्टा डाल के भेज देंगे तो वो भी जीत के आ जाएगा। इतना अभिमान ठीक नहीं था। और जो पार्टी कभी पंचायत से लेके लोकसभा तक राज करती थी, वो पार्टी आज नक्शे से गायब होती हुई दिख रही है।
कोई है ही नहीं। अब इसके ऊपर भी मेरे को एक बात, अब वो है नहीं, मैं करूं क्या, बार बार उधर नजर जारी है, मगर अब मैं आपके माध्यम से सुनाना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि मेरे दादाजी ने कहा कि कीचड़ के अंदर पत्थर मारोगे, अब आप सुनो, तो छींटे लगेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने इसको ठीक किया, माननीय सभापति महोदय, कि जो पूरे कीचड़ के अंदर है उसके ऊपर क्या पत्थर मारे। और मेरे पिताजी ने क्या कहा सुन लो। मेरे पिताजी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण को बड़ी गंभीरता से सुना। वो लंबे टाइम तक सरपंच रहे गांव के अंदर, अभी एक गौशाला चलाते हैं, और इनके प्रदेश अध्यक्ष जी के भी भाषण को सुना। और दोनों को सुनने के बाद में मेरे को बोला, अच्छा, उन्होंने इनके माननीय मुख्यमंत्री जी के और इनके भाषण को सुनने के बाद में माननीय सभापति जी मेरे को बोला, और मैंने इनसे पूछा कि इन दोनों ने तो ऐसे कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने इनको जवाब दे दिया। अब इसके अंदर अगर मेरे को कोई बात रखनी है तो क्या कहें। तो पिताजी ने मेरे को कहा कि आप ये रखना कि जिस कीचड़ के अंदर कोई दिखता ही नहीं है, मैं किसके ऊपर पत्थर मारूं। आप तो कीचड़ के अंदर भी नहीं हो। इसीलिए माननीय सभापति महोदय, अंग्रेजी के अंदर एक कहावत है कि आप लोगों ने एक बात कही थी, आंकड़ों के जाल के अंदर राजस्थान को फंसाया, 5 साल के अंदर राजस्थान को लूटा। कौन से आंकड़े कहां से लेके आ गए, कौन आपका अर्थशास्त्री था। कभी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आप लांछन लगाते हो कि इन्होंने बजट लिख के दे दिया। क्यों, आपको नहीं दिया क्या इन्होंने? आपको भी तो दिया था। इसलिए सुनने का मादा रखो, ये समय एक जैसा नहीं रहता। अंग्रेजी के अंदर एक कहावत है, टाइम इज ए ग्रेट हीलर। समय सब गांवों को भर देता है, समय सब गांवों को भर देता है। आने वाले समय के अंदर, अब मैं कहना तो नहीं चाहता, आप कहोगे कि बजट से बाहर जा रहे हो, मगर आपकी हालत रफीक भाई कैसी हो गई बताऊं। आपकी हालत ऐसी हो गई माननीय सभापति महोदय कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह एनडीए की सरकारें हैं, भाजपा की सरकारें हैं। मुझे इनकी हालत देख के 1966 के अंदर बनी फिल्म याद आती है, कभी कभी मैं देखता रहता हूं। उस फिल्म का नाम था तीसरी कसम, और उसके डायरेक्टर थे वासु भट्टाचार्य, नायक थे राजकुमार, और उस फिल्म का नाम था दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काई को दुनिया बनाई। और अब इनको सपने में भी बीजेपी याद आती है, इनको सपने में भी बीजेपी याद आती है। और ये कहते हैं बीजेपी के संस्थापकों को कि पार्टी बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काई को बीजेपी बनाई, क्यों हमारी दुकान बंद कराई। इसीलिए सुनने का मादा रखो माननीय अध्यक्ष महोदय। प्रदेश के अंदर चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, आपने बोला था क्या अभिभाषण के ऊपर, अभी ज्यादा सुनोगे मेरे से। आपने बोला था क्या, कभी पानी की बात आई, पानी के ऊपर राम सेतु की बात आती है, आपके अध्यक्ष जी क्या कहते हैं, 1 लोटा नहीं मिलेगा। कभी करोड़ों की योजना की बात आती है, 32 रुपए नहीं मिलेंगे। इसलिए चुपचाप सुन लो, और मैं क्या बोलूंगा ये आप तय नहीं करोगे, ये मेरे को तय करना है। आप कौन होते हो तय करने वाले, बार बार बीच के अंदर डिस्टर्ब करते हो। आप तय करोगे मैं क्या बोलूंगा, इसलिए सुनने का वादा रखो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बजट के ऊपर ही बोल रहा हूँ, बजट के ऊपर ही बोल रहा हूँ, बजट के ऊपर ही बोल रहा हूँ, और आपको सुनना पड़ेगा। इसलिए सुनो, प्रदेश में चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के अंदर चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, सरकार चलाने के लिए सदन सबका बराबर है, बराबर सदन में सबका अधिकार बराबर, कोई किसी को नहीं धमकाता है। आपको नहीं सुनना है तो जैसे आपके नेता गायब हुए हैं आप भी जा सकते हो। मेरी बात सुनना पड़ेगा, और मेरी बात आप तय नहीं करोगे। प्रदेश में माननीय सभापति महोदय, किसी भी दल की सरकार रही हो, सरकार चलाने के लिए किसी को नहीं धमकाता, सदन सबका है।
कोई किसी को नहीं धमकाता, सदन सबका है। विराजो। माननीय सभापति महोदय, आप भी आसन के ऊपर विराजे हो, आप भी लंबे टाइम से विधायक रहे हो। भजनलाल जी की सरकार अगर नवाचार करती है, प्रदेश के अंदर किसी भी दल की सरकार रही हो, बहुत से मुख्यमंत्री पहले भी रहे, उन्होंने नवाचार किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों के लिए नई फॉर्च्यूनर ले ली, तो आपके पेट में दर्द कैसे हो गया? अरे आपने बोला, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बोला और तंज कसते हुए बोला, इसलिए बोलूंगा, पूरी ताकत के साथ में बोलूंगा और आपको सुनना पड़ेगा। आपने कहा संसाधनों की आवश्यकता होती है, कोई कार्यालय पुराना होता है तो उसे नया भी बनाया जाता है, कोई गाड़ी पुरानी आती है तो वो नई भी ली जाती है, ये सतत प्रक्रिया है। मगर इसमें मुख्यमंत्री की क्या गलती है? माननीय सभापति महोदय, मेरे को लगता है लक्ष्मणगढ़ से आने वाले विधायक को पीड़ा हमारे मंत्रियों की फॉर्च्यूनर से नहीं है, बराबर वाले बैठे हुए लीडर अपोजिशन की फॉर्च्यूनर से हो गई कि इनको कहां से मिल गई। यहीं कर रहे थे ना, मैं थोड़ी कर रहा था, मंत्रियों को गाड़ी मिल गई, हाथ हिला लिया, मैं आया था क्या करने? आप ही कर रहे थे ना, हाथ हिला लिया, हो गया काम। इसलिए सुनो, मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय विपक्ष के नेता को कहना चाहूंगा कि ये जो गाड़ी की पूजा आपने सिविल लाई, ये बजट का हिस्सा है, मेरे को नहीं टोकोगे आप बताएं। सभापति महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने सभापति महोदय, सॉरी अगर आपको ऐसा कुछ गलत फील हुआ, मेरी आदत में था, मैंने रख दी बात। मुझे लगता है कि डोटासरा को पीड़ा मंत्रियों से नहीं, नेता प्रतिपक्ष से है, क्योंकि एक तो वो आज कल इनसे अच्छा बोलने लग गए, दूसरा ऊपर से फॉर्च्यूनर मिल गई, तीसरा सिविल लाइन के अंदर रहते हैं। इसलिए मैं तो नेता प्रतिपक्ष से कहना चाहूंगा कि ये कांग्रेस है, ये जब 1998 के अंदर इनके मुख्यमंत्री बन के आए थे ना, जब से लेके अब तक पता नहीं कितनों को निपटा दिया, आप पता नहीं कहां जाओगे। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा नेता प्रतिपक्ष को कि मां जी तेरी कश्ती के तलकदार बहुत है, कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री जी की सरकार ने 10 विश्वास के साथ में विजन रखे, उसमें विकसित राजस्थान 2047, पेपर लीक मुक्त प्रदेश, अन्नदाता को ऊर्जा दाता बनाना, हरियालो राजस्थान, महिला सशक्तिकरण, सर्वांगीण विकास, राइजनिंग राजस्थान, सुशासन पारदर्शिता, गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने एक विकसित राजस्थान बनाने का संकल्प लिया। और आपने क्या किया? आपके समय के अंदर, इसी सदन के अंदर, अब सुन लीजिए, इसी सदन के अंदर आपने विगत सरकार ने 7 संकल्प लिए थे माननीय सभापति महोदय। निरोगी राजस्थान बनाएंगे, संपन्न किसान बनाएंगे, महिला बाल विकास, वृद्ध किसान, सक्षम मजदूर, छात्र, युवा जवान, शिक्षा परिधान, पानी, बिजली, सड़कों का मान, कौशल में तकनीक। लेकिन ये अपने ही संकल्पों को भूल गया और इनके संकल्प देखिए माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कहा था, इन्होंने ऐसा रखा अपने संकल्पों का मान कि नवजातों के चूहों ने कुतर डाले कान। जैकेलन हॉस्पिटल के अंदर बच्चे के कान कुतरे, ऐसा था इनका निरोगी राजस्थान। जादूगर ने फैलाया भ्रमजाल कि होगा संपन्न किसान, खाद बीज की किल्लत, किसानों को नुकसान, यही थी इनकी पहचान, फिर कैसे बनता संपन्न किसान। इन्होंने कहा महिला बाल वृद्ध किसान, और मंत्री बता रहे मर्दों का प्रदेश कैसे रहता महिलाओं का मान। बालक मजदूरी करते रहे, नहीं रखा वर्धजन नीति का मान, फिर कैसे रहता महिला बाल वृद्ध कल्याण। ऐसे थे इनके संकल्प महान। एक बात करते थे सक्षम मजदूर, युवा जवान,
लेकिन क्या आपने रखा इनका मान? बेघर मजदूर, पेपर लीक से परेशान आवाम, ऐसा था इनका संकल्प महान। नल में शिविर का जलता, तारों में नहीं था बिजली का मान। सड़कों पर उड़ती धूल बचा रही थी भ्रष्टाचार की पहचान। कौशल एक तकनीकी का फैलाया भ्रमजाल, प्रदेश में रोजगार का नहीं था कोई स्थान। ऐसे थे इनके संकल्प महान। शिक्षा का परिधान का संकल्प नहीं रखा इन्होंने ध्यान। बिना व्यवस्था के अंग्रेजी स्कूल खोल के महात्मा गांधी का किया इन्होंने अपमान। भर्तियों के लिए पहुंचे युवा, नहीं मिला सम्मान। दर दर भटकते विद्वान शिक्षकों को नाती के बाड़े में कैसे मिलता सम्मान। ये थे इनके संकल्प महान। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राम सेतु जल परियोजना के माध्यम से भी इनको दिक्कत होती है, इनको पीड़ा होती है कि कोई योजना धरातल के ऊपर नहीं आनी चाहिए। एक विपक्ष के मित्र ने बताया मेरे को तो कि आजकल क्या इनके वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, इनको अपनी बात बतानी है। ये तय कर रखा है कि झूठ बोलो, थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलो, और कभी तो ला जाओ। मैं देख रहा था अभी कुछ टाइम पहले कि ये कभी कभार, देखिए सदन है, सदन की व्यवस्था है, मर्यादाएं है, नियम प्रक्रिया, पता नहीं कितनी बातों से चलता है सदन को आप में तय नहीं करते, और कभी कभार माइक भी बंद हो जाता है माननीय सभापति महोदय। मगर ये सदन की प्रॉपर्टी है, थोड़ा माइक क्या बंद हो गया, आपने देखा था? ही ऐसे माइक को कर, मेरा माइक क्या बंद हो गया? मगर मैं कहता हूं कि जिसने जनता को सच लगे मुख्यमंत्री जी के ऊपर दबाव बनाते हैं। मैं कह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं पूरे सदन की तरफ से मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि कांग्रेस कहेगी कि आप काबिल नहीं हो, कांग्रेस कहेगी माननीय मुख्यमंत्री जी आप काबिल नहीं हो, ऐसे कहेगी, मगर आप मुस्कुराकर कहना, वक्त बताएगा कौन काबिल है कौन नाकाबिल है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहता हूं कि हवा में डोलते तिनकों को क्या खबर, पहाड़ अपनी जगह से हिला नहीं करते। जिसका जन्म ही तूफानों से लड़के हुआ है, वो छोटी छोटी आंधियों से हिला नहीं करते। अब आप देख लीजिए, इससे पहले भी अभिभाषण के अंदर हल्ला करके मुख्यमंत्री जी को आपने, विपक्ष ने मुख्यमंत्री जी की आवाज को दबाने की कोशिश की। फिर क्या हुआ? नया तोहफा मिला ना, 5 साल बनाम 2 साल। और मैं तो देखिए माननीय सभापति जी, मेरे पास में सामान पूरा है। आज इन्होंने कब अंबेडकर जी का अपमान किया, इनकी पोती है मेरे पास। ये कब लाल डायरी लेके आए, वो लाल डायरी भी लेके आया हूं। ये कब यहाँ पे झूठ बोले, वो भी मेरे पास में है। इसलिए मेरे से ज्यादा मत बुलवाओ, मैं बोलूंगा ना। आप कभी माननीय सभापति महोदय, ये कभी आरएसएस के ऊपर उंगली उठाते हैं। आज राष्ट्र के अंदर कोई ऐसा संगठन मेरे को बता दो, जब कोरोना काल के अंदर पूरा देश सो रहा था, जब कोरोना काल के अंदर पूरा देश सो रहा था, जब ये एक ऐसा संगठन था जो आगे चल के गांव गरीब की चिंता करते हुए देश को बचाने का काम किया था, और आप आरएसएस के ऊपर उंगली उठाते हो। कभी आरएसएस के लोग उठते हैं तो आप कहते हो 4 ही लोग हैं आपके। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, मेरे को 5 मिनट का समय और चाहिए। मैं 5 मिनट के अंदर मेरी बात को समाप्त करूंगा। माननीय सभापति महोदय, आप माननीय सभापति महोदय, 5 मिनट के अंदर मेरी बात कंप्लीट करूंगा मैं। महिला अत्याचार के अंदर 2023 से 25 के अंदर क्या हुआ आप बताइए? दुष्कर्म के साथ हत्या के प्रकरणों में 47.50% की कमी आई। छेड़छाड़ के प्रकरणों में 16.39% की कमी आई। दहेज मुक्त के मामलों में 8.57% की कमी। दुष्कर्म के मामलों में 26.60% की कमी। ओवरऑल महिला अत्याचार के प्रकरणों में 10.10% की कमी। और 23 से 25 के बीच के अंदर, 23 के 25 के बीच में पूरे सदन को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, हत्या के प्रकरण 25% कमी, डकैती के अंदर 42, लूट के अंदर 50, चोरी के अंदर 34, नक्सली के अंदर 24। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश को सुशासन दे रहे हैं, प्रदेश के अंदर अच्छी कानून व्यवस्था ला रहे हैं, गृह मंत्री जी अच्छा जवाब देते हैं गृह विभाग का, तो आपके पेट के अंदर दर्द होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप कहते हो सरकार के प्रतिनिधियों को मना कर रखा है, डीजीपी को मना कर रखा है, एफआईआर मत करो। क्या प्रमाण है आपके पास में? क्या प्रमाण है? आपने कहा कि आपके विधायक
थानों के अंदर जाके एसएचओ के पैर पकड़ते हैं। अरे आपके समय के अंदर तो सादुलपुर शहर के अंदर एसएचओ ने आत्महत्या कर ली थी, आत्महत्या। और आपके पास में क्या फोटो है? प्रमाण चाहोगे बता दूंगा, टेबल भी कर दूंगा, मैं टेबल भी कर दूंगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस अपने आप को दलित हितैषी पार्टी बताती है। अब देखिए, दलितों के लिए अनुसूचित जाति के अंदर प्रकरणों में 48.84% की कमी, अपहरण के मामले में 21% की कमी, गंभीर सती जैसे प्रकरणों में 62% की कमी, और ऑल ओवर ऐसी अत्याचार के अंदर 28.29% की कमी। धीरज रखो, 2 साल हो गए, 2 साल निकले, 1 साल आपने कहा ना, मुख्यमंत्री जी जब अभिभाषण के ऊपर जवाब दे रहे थे, आपने ही कहा था 2 साल निकल गए, 1 साल और निकल जाएगा, 1 साल बाद में ब्यूरोक्रेसी मानना बंद कर देगी। अभी तो देखे जाओ आगे कौन किसकी मानता है और कौन किसकी नहीं मानता है। जो पार्टी राम को काप लिंक बता दी, माने मैंने 5 मिनट के लिए बोला सभापति महोदय, मेरा 5 मिनट का टाइम हो रहा है। मैं कहता हूं, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा इनके सदस्यों को कि आज इनको राम की झलक तो दिखती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा राजा। धन्यवाद सभापति महोदय। मेरे ख्याल से अब बजट पे कोई सीरियस बहस हो जाए, ये जनरल भाषण देने के